हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। वर्ष था 2012 और पूरे भारत ने निर्भया कांड के रूप में एक जघन्यतम कांड को देखा। पूरे विश्व ने देखा कि किस प्रकार से एक 18 वर्ष से कम उम्र का एक बच्चा जो दरअसल वयस्क भी नहीं हुआ है, उसने इस हत्याकांड में अपनी भूमिका निभाई और इतनी कि पूरे भारत में थू थू हो गई। इसके बाद से एक बात उठी कि क्या जो उम्र है वयस्क अपराधों की, क्या इनको 18 से कम कर 16 कर दी जाए। 2015 में एक अमेंडमेंट आता है, ये 16 कर दी जाती है। लेकिन हाल ही में एक प्राइवेट मेंबर बिल आया, मनोज तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दिल्ली के, उन्होंने एक बिल लाया कि इस 16 वर्ष को घटा के और 14 वर्ष कर दिया जाए, क्योंकि उनके हिसाब से बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं उनके हिसाब से कि 14 वर्ष के तक के बच्चे भी बहुत सारे अपराधों में संलग्न रहते हैं। उनको अलग से एक सुधार गृह में भेज दिया जाता है, कुछ वैसा उनके साथ किया जाए। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे और हम देखेंगे कि क्या साक्ष्य हैं, क्या तर्क कहते हैं और वास्तविकता का विश्लेषण क्या हो सकता है। किशोर न्याय अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन की जो बात की जा रही है, हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए और जुड़िए। यहाँ पे PDF आपको यहीं पे प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मुझसे डिस्कशन बात चीजें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। अब बात क्या है, दिसंबर 2025 में सांसद मनोज तिवारी ने एक निजी विधेयक प्रस्तुत किया। प्रस्ताव क्या है, जघन्य अपराधों यानी कि हीनियस ऑफेंसेस के लिए किशोर आयु सीमा को 16 वर्ष से घटाकर 14 वर्ष कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, उन्होंने बात क्या किया है, जघन्य अपराधों के लिए क्या कर दिया जाए, 16 वर्ष से घटा के क्या कर दी जाए, 14 वर्ष की उम्र कर दी जाए, इसकी बात हो रही है। निहितार्थ क्या है, भारतीय न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव है जो बच्चों को वयस्क जेलों और वयस्क मुकदमों के उसमें ला सकता है कि ऐसे बच्चे जो कई बार किसी और के प्रेरणा के कारण किसी की हत्या कर देते हैं और जघन्यतम हत्याओं में शामिल हो जाते हैं, शायद उनको सुधार करने की बात और शायद एक डिटरेंस क्रिएट करने की बात, क्योंकि पक्ष में क्या तर्क है हम उसमें भी बात करेंगे, ठीक है। इतिहास देख लेते हैं। वर्ष 1825 में एक अप्रेंटिस अधिनियम आया था, इसमें बच्चों के लिए पहली बार अलग व्यवहार की बात की गई थी कि किस प्रकार से उनको ट्रेन किया जाए, उनसे बात किया जाए, उनको टैकल किया जाए। 1960 में बाल अधिनियम आया जो उनके देखभाल, शिक्षा और पुनर्वास पे जोर देता है। लेकिन वर्ष 2000 में एक लैंडमार्क अधिनियम आया जिसको किशोर न्याय अधिनियम या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहते हैं, ठीक है। UNCRC के अनुपालन में 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की सुरक्षा की बात थी, 18 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षा की बात थी। लेकिन निर्भया कांड हम सबने देखा, 2015 में एक संशोधन आया, ट्रांसफर सिस्टम की शुरुआत हुई 16 से 18 वर्षों के लिए, जहां पे उनको पुनर्वास गृहों में उनको और एक बेहतर इंसान बनाने के लिए ट्रेन किया जाएगा और इस प्रकार की कोशिश की जाएगी कि भविष्य में वो किसी अपराध में संलग्न न हो, है ना। अब क्या है, अब 2012 के बाद चीजें कैसे बदली। निर्भया कांड में एक आरोपी 17 वर्ष का था, हम सब ने देखा, आपने बहुत सी वेब सीरीज देखी होगी उससे रिलेटेड। तत्कालीन कानून के तहत उसे अधिकतम 3 वर्ष की सजा मिल सकती थी, वो मिली उसको। नाबालिग होने का फायदा उठाकर अपराध की धारणा बनी कि भाई उसने भी जघन्यतम अपराध में उतना ही पार्ट किया तो उसको कम सजा क्यों मिल रही है, जबकि सिर्फ 3 महीने कम था। खैर, परिणाम क्या हुआ, 2015 का संशोधन आया जिसने 16 से 18 वर्ष के किशोरों को जघन्य अपराधों में वयस्क की तरफ ट्रायल करने की अनुमति दी। पुनर्वास केंद्र वाला तो मुद्दा है ही। तो ये एक ऐसी बात थी जहां पे पूरे भारत में सहमति देखी गई, लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन क्या उम्र और कम कर दी जाए। हम एक बार इसके पक्ष में तर्कों की, इनफैक्ट पहले कानून की बात कर लें। वर्तमान में क्या है, 16 से 18 वर्ष के लिए किशोरों को जघन्य अपराधों के लिए वयस्क कोर्ट में भेजा जा सकता है। यहां पे क्या कर दिया गया, उन्होंने कहा कि मतलब बात की गई कि 14 वर्ष कर दी जाए और 14 वर्ष से ऊपर के जो भी बच्चे हैं जो जघन्य अपराध में लिप्त हैं उनका ट्रायल हो सके कोर्ट्स में, उनका कोर्ट में ट्रायल हो सके। ये बदलाव की बात है, 2 वर्ष और कम करने की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम देखें तो छोटे अपराध क्या है, अधिकतम 3 वर्ष की सजा होती है। गंभीर अपराधों में 3 से 7 वर्ष की सजा होती है। जघन्य अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, डकैती, इनमें जो विधेयक का मुख्य केंद्र है, मतलब उन्होंने मनोज तिवारी जी ने जघन्य अपराध की ही बात की है जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है। बच्चों को 3 वर्ष की सजा होती है जो 16 से 18 वर्ष के हैं। उनका कहना है कि अगर कोई बच्चा 16 से कम उम्र का है तो उसको तो पुनर्वास केंद्र भेजा जाता है, उसको तो कोई सजा होती नहीं है, उसको भी इस सजा के दायरे में लाया जाए अगर ट्रायल कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो भी उसमें शामिल है ना। पक्ष में तर्क क्या है कि ये निवारण का काम करेगा, डिटरेंस का काम करेगा, कम उम्र से ही सख्त कानून का डर अपराध रोकेगा। दूसरी बात क्या है, बढ़ते अपराधों को सेंस क्या है कि दावा है कि 14 से 16 आयु वर्ग में जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं तो ये अपराध रुकेंगे, ऐसा इनका मानना है। दूसरी बात, जो पीड़ित वर्ग है वो तो ये मानता नहीं कि बच्चा एक ऐसा है। उनका मान लीजिए कि किसी 15 साल के बच्चे ने किसी घर में 5 लोगों की हत्या कर दी,
अब उसके घर वाले तो कभी नहीं मानेंगे कि उसको सजा न दी जाए, वो तो हर हाल में कहेंगे कि उसको भी सजा दी जाए। तो उसकी बात क्या है कि पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, चाहे अपराधी की उम्र कुछ भी हो। सांसद मनोज तिवारी द्वारा उद्धृत बार बार अपराध करने वाले बच्चे का मामला जो था, ये बार बार फेमस में था। इसी की हमने बात इसलिए की क्योंकि पिछले कई दिनों से आर्टिकल्स आ रहे थे। आई थॉट कि आई शुड कवर दिस, तो हमने इसको कवर किया। खैर, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो क्या मनोज तिवारी जी ने जिस बिल की बात की, क्या वो तर्क सम्मत लगता है? अगर आप टोटल अपराधों में देखें तो जो किशोर अपराध हैं वो 0.5% ही है। मतलब अगर हम 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात करें तो उनके अपराध सिर्फ इतने हैं। इनफैक्ट चलो हम 16 को भी गिन लेते हैं तो मात्र आधे % अपराध जो है वो किशोर अपराध होते हैं। इनमें भी 16 वर्ष से 18 वर्ष वाले जो है वो 79% वाले हैं। तो जो 16 से 18 वर्ष वाले हैं वो 79% केस वो कर रहे हैं, 12 से 16 में मात्र 21%। तो कोई ऐसा बहुत हाई स्पाइक नहीं है कि मान लो कि अगर ये वाला परसेंटेज अगर 44 होता, 40 होता, 30 होता तो समझ में आता है। 21% ही है, इसका मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 1/5 है। तो इसका मतलब इस प्रकार की किसी हाय तौबा या बहुत बड़े अमेंडमेंट की जरूरत कुछ खास इसमें है नहीं। देखा क्या है कि 14 से 16 वर्ष के बच्चों द्वारा गंभीर अपराधों में कोई उल्लेखनीय वृद्धि स्पाइक नहीं देखी गई है। अब अगर हम थोड़े से मस्तिष्क विज्ञान की बात देखें तो जो हमारा फ्रंटल लोब होता है, यह हिस्सा निर्णय लेने और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। यहां पे हमारे विकास होता है क्या कि किशोरावस्था में यह पूरी तरह विकसित नहीं होता, ये वाला जो पार्ट होता है। और जो मनोविज्ञान क्या कहता है कि बच्चे साथियों के दबाव में या प्रेम प्रसन्न में जल्दी आ जाते हैं। तो एक सीधा सा तर्क क्या निकलता है कि अविकसित मस्तिष्क को वह वयस्क मस्तिष्क की तरह सजा देना अवैज्ञानिक है। एक व्यक्ति जिसको नहीं पता कि उसका भला क्या है, बुरा क्या है, जिसका दिमाग विकसित नहीं है, उसको एक विकसित दिमाग वाले के बराबर सजा देना इज नॉट जस्टिफाइड, ऐसा इसमें कहा गया है ना। चलिए, ट्रांसफर सिस्टम की खामियां क्या है जो अभी मैंने बताया, जो ट्रायल कोर्ट को चला जाता है। पहली बात तो ऐसा कोई वैज्ञानिक पैमाना ही नहीं है जो बता सके कि बच्चे में वयस्क मानसिकता थी या नहीं। कोई पैमाना नहीं है। देयर इज नो अ सिंगल मेथड व्हिच कैन एक्चुअली इवैल्यूएट और कैलकुलेट कि वेदर कि इस प्रकार की मानसिकता थी या नहीं थी। अगर फैसले अक्सर इस आधार पे होते हैं कि बच्चा दिखता कैसा है या पश्चाताप कर रहा है या नहीं, फैसले कई बार इस आधार पे होते हैं। और हम इसको दुर्भाग्य कहें जस्टिस सिस्टम का, इस प्रकार की बातें कि बहुत से बायसेस दिखते हैं, वो बायसेस न आए। खैर, समान अपराध के लिए अलग अलग बोर्ड अलग अलग फैसले दे सकते हैं। कोई बोर्ड हो जो बहुत ज्यादा सख्त हो, वो कहे कि नहीं हमें तो इसके लिए फांसी देनी है 3 वर्ष, मतलब फांसी तो खैर बच्चों को क्या ही मिलेगी, लेकिन कोई कहेगा नहीं इसको मुक्त कर देते हैं, पुनर्वास केंद्र में भेजिए। कोई कहता है नहीं इनको 3 वर्ष की सजा मिलनी चाहिए। इट इज ऑल अबाउट द पैनल ऑफ जजेस जो उसको डिसाइड करते हैं। वो जो मैंने बताया कि ट्रायल कोर्ट वो क्या डिसाइड करता है, उसको क्या हीनियोसिटी दिखती है, उसकी बात है। खैर, किशोर अपराधी कौन है अगर देखा जाए तो अधिकांश बच्चे गरीब और अशिक्षित परिवारों से आते हैं। दूसरी बात, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे अक्सर वे होते हैं जिन्हें स्वयं देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब वे ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से इस प्रकार की देखभाल को प्राप्त नहीं कर पाए होते हैं। और वो बहुत से ऐसे होते हैं जो गरीब होते हैं, अशिक्षित होते हैं, किसी दबाव में, किसी सामाजिक दबाव में, किसी सामाजिक इन्फ्लुएंस के द्वारा वो इस प्रकार के कदम उठा लेते हैं। मूल कारण क्या है? यह जन्मजात अपराधता नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और जो समाज का रवैया होता है ऐसे लोगों के प्रति जो बार बार आपको हीन दिखाता है, ये उसका परिचायक है, उसकी बात है। अगर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय मानक की बात करें तो यूएनसीआरसी क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का हर व्यक्ति बच्चा है, भारत इसका हस्ताक्षर करता है। संविधान क्या कहता है? अनुच्छेद 14 समानता और अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार के उल्लंघन की बात करता है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो अमेरिका को छोड़कर अधिकांश यूरोपीय देश ने 18 वर्ष की सीमा और साधारण जो मतलब एक नॉर्मल दृष्टि होती है बच्चों को लेकर कि 18 से कम उम्र का बच्चा है, उसकी बात को फॉलो करते हैं। तो सिर्फ यूएसए एक ऐसा देश है जहां पे 18 वर्ष वाला बात नहीं फॉलो होता, मतलब एक तरीके से भारत के समकक्ष है। वरना मैक्सिमम देश ऐसे हैं जो इस बात को फॉलो करते हैं कि 18 वर्ष से कम के बच्चे ने अगर अपराध किया है तो उसको सजा होनी चाहिए। ठीक है, विफलता कानून की व्यवस्था की, क्योंकि 2023-24 में केवल 24% किशोर न्याय बोर्ड यानी कि जेजेबी पूर्ण पीठ के साथ काम कर रहे थे, प्रॉपर उनकी सपोर्ट भी नहीं मिला, है ना। बाल देखभाल संस्थानों सीसीआई की स्थिति दयनीय है, केवल 32% पंजीकृत हैं और बहुत खराब स्थिति खाने की, रहने की और कई जगह सेक्सुअल अब्यूज की बातें भी आती है। ठीक है, वयस्क जेलों में रखने से बच्चे सुधरते नहीं बल्कि पेशेवर अपराधी बन जाते हैं। एक मूवी आई थी अनुराग कश्यप की, निशांची करके, अभी आपने देखा होगा। उसमें वो बच्चा जब उस प्रकार के सुधार गृह में जाता है तो वो और ज्यादा क्रिमिनल बन के, अपराधी बन के निकल के आता है। ये निश्चित तौर पे है कि वहां माहौल ऐसा है कि बच्चा और बड़ा अपराधी बन के निकल के आता है और जघन्यतम अपराध करने के लिए प्रेरित होता है।
आगे का रास्ता क्या है कि हमें हर जिले में पूर्णतः जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है और बेहतर सुधार गृह बनाने पड़ेंगे। सुधार गृह पे खास फोकस करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, मनोवैज्ञानिक सहायता और शिक्षा और कौशल विकास पे जोर देना होगा, न सिर्फ समाज को, पेरेंट्स को, बल्कि सोसाइटी को और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। उद्देश्य क्या है, बच्चों को तोड़ना नहीं बल्कि सिस्टम को मजबूत करना है। सुधारात्मक न्याय की तरफ ध्यान देना होगा हमें। जबरदस्ती किसी को सिर्फ गिल्ट में डाल देना इज नॉट अ न्याय, इज नॉट अ जस्टिस एनीमोर। हम क्या कह सकते हैं, क्या न्याय बदला लेने के लिए है या सुधार के लिए, हमको इस पर फोकस करना पड़ेगा। यह प्रश्न बच्चों के मामले में और भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि शशि थरूर ने कहा, इसलिए नहीं क्योंकि ये देश का भविष्य है, क्योंकि ये देश का भविष्य है। और अगर भविष्य हमारा इतनी नकारात्मकता के साथ अपने सुधारात्मक जीवन में रहेगा, अपने सुधारात्मक जीवन को देखेगा, तो चीजें सही डायरेक्शन में तो आगे नहीं बढ़ेंगी। लेट अस सी किस डायरेक्शन में ये जाता है, इस बिल पे क्या काम होता है। आप सब अपनी राय जरूर देती जाइएगा। बस इतना बताता चलूं कि रिपब्लिक डे सेल चल रही है हमारे निर्माण बैच में, आपको रिपब्लिक से चल रही है, हमको हमारे निर्माण बैच में आपको मिलेगी मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे 2028 का बैच हो, 29 का बैच हो या 30 का बैच हो। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। दूसरी बात, हिंदी लिटरेचर में भी आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। 27 तारीख तक, ध्यान रखिएगा 27 जनवरी तक ये सेल रहेगी। और ये जो हमने निर्माण बैच की बात की, इसमें 27 जनवरी से बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो आप उसमें जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड जो फ्लैश कर रहा है इसका प्रयोग कीजिएगा। हिंदी साहित्य जो कामायनी से शुरू हुआ है, इस बैच में जुड़ने के लिए भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 77% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करते हैं। बाकी इस विषय पर अपनी राय बताते जाएगा। और अगर आप पीडीएफ की बात करते हैं, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको स्कैन करके मिल जाएगा, मतलब से जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।